हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक के द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं की जो श्रृंखला चल रही थी उसके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी तक आपकी कक्षा अनुसार और विषय अनुसार जो है आपको ऑनलाइन वीडियो प्राप्त हो रहे होंगे। और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो अपनी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबा लें, ताकि क्या है आने वाले वीडियो जो है उनके नोटिफिकेशन आपको जो है वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ताकि आप जो है अगले वीडियो बिना किसी परेशानी के देख सकें और अपना अध्ययन जो है सुचारू रूप से चला सकें। और इसके अलावा ये जो YouTube चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो दूसरे आपके सहपाठी हैं, जो दूसरे विद्यार्थीगण हैं, जो आपके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, अगर वो भी अध्ययनरत हैं तो उन तक इस YouTube चैनल की पहुंच बनाएं, उन तक इस YouTube चैनल को साझा करें यानी शेयर करें, ताकि वो भी इस निःशुल्क YouTube चैनल का लाभ जो है प्राप्त कर सकें। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें, ताकि सभी जो है अपनी कक्षा अनुसार, क्योंकि सभी प्रकार की कक्षाओं के वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। तो वहाँ से अपनी कक्षा अनुसार और विषय अनुसार जो है अपना जैसे आपका अध्ययन चलाने, जैसे आपका अध्ययन सुचारू रूप से चला सके उस हिसाब से आप डेली जो है उसके अनुसार रोजाना के वीडियो जो है वो आप देखते रहें और आपका अध्ययन करते रहें। कक्षा 9th क्षितिज भाग प्रथम जो है अपनी पाठ्य पुस्तक चल रही थी और क्षितिज भाग प्रथम के अध्याय में चल रहे थे, पर अध्याय पढ़ रहे थे गद्य भाग से सालिम अली के विषय में, सांवले सपनों की याद। सालिम अली का एक पाठ था और सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। तुम पक्षी वैज्ञानिक के ऊपर लिखा गया ये पूरा पाठ जो है अध्ययन कर रहे थे। जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा गया ये पाठ था जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम में आज आगे चलेंगे। अभी तक जो है मुझे 1 या 2 बच्चों की ही PDF प्राप्त हुई है होमवर्क की। तो होमवर्क आप लोग नहीं कर रहे हैं, मैं रोजाना बार बार मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अपना होमवर्क जो है भाई आप लोग करते रहें और मुझे जो ग्रुप है उस ग्रुप में भेजते रहें, ताकि मुझे भी जो है आपको पता लगता रहे कि भाई आपको सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना। तो आ जाए, देखो जाबिर हुसैन का अध्याय चल रहा था अपने गद्य भाग में और जाबिर हुसैन का पढ़ रहे थे अपन सांवले सपनों की याद में। ठीक है, तो पेज नंबर पे आ जाएंगे आप, पेज संख्या 45 यानी पेज नंबर 45 पर आ जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो पेज नंबर 45 यानी 45 निकाल लें आप सभी। देखें भाई, आज ऊपर के 2 लाइन और 1 गद्यांश छोड़ देंगे पेज नंबर 45 पर। ऊपर की पहले 2 स्टार्टिंग पंक्तियां, उसके बाद में एक गद्यांश छोड़कर अगले पर देखेंगे। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कि आज जो है सालिम अली अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, देहांत हो चुका है। और चौधरी साहब यानी चौधरी चरण सिंह जो कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री थे, आज वो भी नहीं रहे, उनका भी देहांत हो गया है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कि ना तो सालिम अली बचे, ना चौधरी चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री देश के बचे हैं, तो अब कौन होगा जो सोंधी माटी, सोंधी का मतलब होता है सुगंधित, सोंधी यानी सुगंधित, यानी जब बारिश आती है और बारिश आती है मिट्टी पर पानी जब डालते हैं तो उसके बाद में जो एक सुगंध हमें आती है उसे कहते हैं सोंधी। तो सोंधी माटी, माटी यानी मिट्टी, उस पर उगी हुई फसलें, उनके बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प कौन लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर, कि ऐसा कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर बर्फीला इलाका है, उन बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? कि अब कौन बचा है जो भाई ऐसे क्षेत्र जो बर्फीले प्रदेश हैं उनमें रहने वाले पक्षियों की अब वकालत करेगा? ऐसा कोई नहीं बचा, क्योंकि सालिम अली जो है देहांत हो चुका है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। देखो सालिम अली जो है
उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी, अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग, कि साहिब अली जो थे उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो, है ना। ये इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। पीछे इसके बारे में हमारे पास जानकारी भी दी गई है, जैसे अपन पीछे की तरफ देखेंगे पाठ के बाद में, तो इसमें लिखा है प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक जो है यहाँ ये भी जाने ऐसे करके दे रखा है। तो इन्होंने बताया कि फॉल ऑफ स्पैरो नाम से, फॉल ऑफ स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा है, जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। यानी ये इनकी आत्मकथा, इसमें पक्षियों से संबंधित इन्होंने रोमांचक किस्से दिए हैं। एक गोरैया का गिरना, इसका हिंदी शीर्षक से, एक गोरैया का गिरना, इस हिंदी शीर्षक से इसका अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया था। यानी इनकी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद किया गया, ये इंग्लिश में थी, अंग्रेजी में। तो एक गोरैया, गोरैया कहते हैं चिड़िया को, तो एक गोरैया जो है उसका गिरना, इस शीर्षक से नेशनल बुक ट्रस्ट जो था उसने इसका हिंदी अनुवाद कर दिया। चलिए भाई आगे चलेंगे। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखे। अब D.H. लॉरेंस, देखो D.H. लॉरेंस के बारे में भी पीछे वहीं दे रखा है, वहीं पर मिलेगा अपन को D.H. लॉरेंस के बारे में जानकारी। देखो D.H. लॉरेंस 20वीं सदी के अंग्रेजों के प्रसिद्ध उपन्यासकार, 20वीं सदी के अंदर अंग्रेजों के प्रसिद्ध उपन्यासकार, पेज नंबर 49 पर दे रखा है ना। तो अंग्रेजों के प्रसिद्ध उपन्यासकार, उन्होंने कविताएं भी लिखी, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं उन्होंने ज्यादा लिखी। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था, यानी ये D.H. लॉरेंस जो थे इनका प्रकृति से बहुत गहरा लगाव था, और सघन संबंध भी और घना संबंध भी था। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई है। वे ये भी मानते थे कि हमारी प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है, यानी हमें प्रकृति की तरफ ध्यान देना जरूरी है। तो भाई ये थे D.H. लॉरेंस। तो अब लेखक बता रहे हैं कि मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की जब मौत हुई तो उनकी मौत के बाद में लोगों ने उनकी पत्नी, जिनका नाम था फ्रीडा लॉरेंस, तो फ्रीडा लॉरेंस जो थी उनसे अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। उनसे अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। अब फ्रीडा जो थी वो चाहती तो ढेर सारी बातें अपने पति लॉरेंस, D.H. लॉरेंस जो थे उनके विषय में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। उसने क्या कहा? फ्रीडा लॉरेंस ने अपने पति के बारे में ये कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, यानी संभव नहीं है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाले गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानते हैं। और उन्होंने जवाब दिया, जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली जो गोरैया, जो चिड़िया है, वो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यानी वो अधिकांश समय, उनका कहने का मतलब क्या था, वो अधिकांश समय पक्षियों के साथ में गुजारा करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे से ज़्यादा तो उनको मेरे जो छत पर रहने वाली जो गोरैया चिड़िया है वो उनके बारे में ज़्यादा जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वे सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। और वो कैसा? बिल्कुल खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हुआ है, और मुमकिन है, हो सकता है कि जो लॉरेंस है वो मेरी रगों में, यानी मेरी नसों के अंदर, मेरी हड्डियों के अंदर समाया हुआ हो। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। देखो क्या कह रहे हैं लेखक? लेखक कह रहे हैं लेकिन मेरे लिए कितना कठिन कार्य है उसके बारे में, इसके D.H. लॉरेंस के बारे में अपने अनुभव जो है उनको शब्दों का जामा पहनाना। जामा पहनाना यानी शब्दों का मानो आवरण पहनाना, वस्त्र पहनाना। मुझे यकीन है कि मेरे छत पर बैठी गोरैया, उसके बारे में और हम दोनों के बारे में
मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बनी रहे। जटिल प्राणी जो खुली सोच रखने वाले नहीं होते हैं, ऐसे प्राणियों की बात कर रहे हैं कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वे गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। देखो, बचपन के दिन जो थे, उन बचपन के दिनों में उनकी एयरगन यानी उनकी जो बंदूक थी, उस बंदूक से क्या हुआ, एक गोरैया, नीले कंठ वाली गोरैया यानी चिड़िया जो थी, वो घायल होकर गिर गई थी। नीले कंठ वाली वे गोरैया बाद में सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, कि जिंदगी की जो ऊंचाइयां है, उन ऊंचाइयों में उनका विश्वास जो था एक क्षण जो है उसके लिए भी डिगा नहीं, यानी भ्रमित नहीं हुआ। डिगना यानी भ्रमित होना। डिगा नहीं, डिगा नहीं का मतलब भ्रमित नहीं हुआ। डिगा नहीं का मतलब भ्रमित नहीं हुआ, यानी अपने वो उनका जो विश्वास था वो कभी भी अपने स्थान से नहीं हिला, भ्रमित नहीं हुए वो। तो डिगा नहीं मतलब भ्रमित नहीं हुआ। वो लारेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक, वे लारेंस की तरह नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब कहते हैं, नैसर्गिक का मतलब हो गया, ये समझ लो प्राकृतिक। नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक या फिर हम कह सकते हैं जो अपने आप हो, अपने आप होने वाला, ठीक है, नैसर्गिक। और कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, विलोम हो सकता है तो इसका विलोम हो जाएगा। नैसर्गिक यानी जो प्राकृतिक हो, जो अपने आप में घटित हो रहा हो, और कृत्रिम जिसको हमने किया गया हो, जो हम बनावटी हो। तो ये कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं कि वो लारेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। क्यों लारेंस की तरह जो है प्राकृतिक, प्रकृति से जुड़ी हुई या अपने आप की जो जिंदगी प्रकृति से जुड़ गई उसका प्रतिरूप, प्रतिरूप कहते हैं अंग्रेजी में मॉडल। प्रतिरूप का अंग्रेजी अनुवाद होगा मॉडल, यानी किसी चीज का हम कहते हैं ना यार ये तो आइकॉन बन गया, मॉडल बन गया, वो प्रतिरूप बन गए। सालिम अली की प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। देखो, सालिम अली जो थे वो प्रकृति की दुनिया जो थी, उस दुनिया में एक टापू बनने की बजाय, यानी एक टापू बनकर नहीं रहेगी जिसके चारों तरफ जो है समुद्र रहे, अथाह सागर बने जिसमें आकर सब मिल जाए, जिसका कोई था नहीं दे सके, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, भ्रमणशील यानी जो इधर उधर भ्रमण करता रहे, भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी, यायावरी का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का। क्या होता है, घुमक्कड़ प्रकृति का, यानी जिसकी आदत कैसी हो, स्वभाव कैसा हो, यायावरी। यायावरी मतलब यायावर में घुमक्कड़ों में रहे, वो घूमता रहे। तो कह दिया है कि उनका स्वभाव भ्रमणशील था और उनकी प्रकृति कैसी थी, यायावरी। तो उससे जो परिचित हैं उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में, यानी पक्षियों के बारे में जानने के लिए, उनको ढूंढने के लिए निकले हैं, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। और उन्हें क्या लगता है, उन्हें अभी लगता है कि बस अभी गले में
लंबी दूरबीन लटकाकर वो अपने खोजपूर्ण नतीजे कि अपने खोज करने के बाद पक्षियों के बारे में खोजपूर्ण कार्य करने के बाद में क्या करेंगे, नतीजों के साथ यानी परिणामों के साथ जो लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए, और जब तक वे नहीं लौटते हैं तब तक क्या उन्हें ये मान लिया जाए, गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं सालिम अली तुम लौटोगे ना। और जाबिर हुसैन अंत में कहते हैं कि मेरी आंखें नम हैं, कि मेरी आंखों में तुम्हारे चले जाने के कारण आज आंसुओं से भीग गई है, गीली हो गई है, नम हो गई है। सालिम अली तुम लौटोगे ना। और वो कहते हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना। ये तो हो गया भाई अपना जो अध्याय था वो अध्याय पूर्ण हो गया। अब अपन बात करते हैं प्रश्न अभ्यास की। इसकी बात करते हैं, प्रश्न अभ्यास की बात करते हैं। देखिए भाई प्रश्न अभ्यास में चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे सबसे पहले। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? देखो कौन सी ऐसी घटना थी जिस घटना ने सालिम अली जो थे उनकी जीवन की दिशा जो थी वो जीवन की दिशा बदल दी और उन्हें पक्षी प्रेमी यानी पक्षियों से इतना प्रेम लगाव रखने वाला बना दिया। तो भाई देखो उनसे क्या है, बचपन के दिनों में, अभी आया है अपने नीचे से दूसरे गद्यांश में कि बचपन के दिनों में, तो अपन प्रश्न का आंसर पहले से ले लेंगे कि बचपन के दिनों में घटी एक घटना ने सालिम अली को पक्षी प्रेमी, आजीवन पक्षी प्रेमी बना दिया। और वह घटना ये थी कि जब सालिम अली बहुत छोटे थे तो उनकी एयरगन से घायल होकर एक नीले कंठ की गोरैया यानी चिड़िया जो है, गोरैया का मतलब है चिड़िया जो है, वो घायल होकर गिर गई थी। और बाद में उसी चिड़िया को उन्होंने जो है देख रेख की और वही चिड़िया उनकी खोज, उनकी जीवन की क्या बन गई, प्रेरणा स्रोत की जैसे बन गई और वो उनको खोज के नए नए रास्तों तक वो लेकर गई। ठीक है, तो इस घटना से ही जो है सालिम अली जो थे उनके जीवन की दिशा बदल गई और वो पक्षी प्रेमी बन गए। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। प्रश्न संख्या 2 में चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखें। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई? देखो इसका आंसर भी आपकी किताब में अभी पढ़ा था अपन ने, पेज नंबर 45 पर मिल जाएगा, है ना। ऊपर से 2 पंक्तियां छोड़ने के बाद में आपको इसमें आंसर कैसे करना है ये समझ लें। ये कह रहे हैं सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई। आंसर ऐसे लिखेंगे भाई, इसका उत्तर ऐसे देंगे इस प्रश्न संख्या 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का। देखो कि सालिम अली जो थे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के सामने जो है एक तो केरल की साइलेंट वैली, शांत घाटी जो है उसको रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध किया। और इस अनुरोध को लेकर वो कहाँ पहुंचे, चौधरी चरण सिंह जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उनसे जाकर मिले। चौधरी साहब गांव की मिट्टी जो है उसकी मिट्टी के पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। यानी चौधरी साहब कैसे थे, ग्रामीण प्रकृति या ग्रामीण परिवेश में पले बड़े और जीवन से जुड़े हुए थे, तो जानते थे कि प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उससे उनकी आंखें नम कर दी। और सालिम अली ने जो बताया कि रेगिस्तानी हवाएं अगर ऐसे धीरे धीरे केरल जो है इसकी शांत घाटी साइलेंट वैली की तरफ बढ़ेगी तो धीरे धीरे यहाँ पर हरियाली समाप्त होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगा ये पूरा क्षेत्र। और यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी सबका क्या हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो जब ये चित्र जब चौधरी चरण सिंह के सामने उन्होंने खींचा या इसके बारे में जानकारी जब देश के प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी के सामने उन्होंने दी, इसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी जो थे उनकी आंखें क्या हो गई, नम हो गई। यानी वो इस संभावित खतरे को देखकर क्या हो गए, दुखी हो गए।
समझ में आ गया होगा अब आप लोगों के। प्रश्न संख्या 3 पर ध्यान देंगे। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरेया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। देखो बात कर रहे हैं लॉरेंस की। लॉरेंस जो है उसके बारे में भी अपन ने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि आपकी किताब में जब शब्द संपदा दी गई उसके बाद में ये भी जाने में दोनों के बारे में दे रखा है, सालिम अली के बारे में भी और डीएच लॉरेंस के बारे में भी। तो डीएच लॉरेंस यहाँ आपको मिल जाएंगे, एक बार इसको पढ़ लेना। मैंने आपको बता दिया है कि क्या थे, ये अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इन्होंने कई कविताएं लिखी थी, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं इनकी उल्लेखनीय थी। प्रकृति से डीएच लॉरेंस का गहरा लगाव था, प्रकृति से बहुत गहरा जुड़ाव जिसको हम कह सकते हैं वो रहा था। और सघन संबंध भी थे, यानी घने संबंध भी थे। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है। डीएच लॉरेंस मानते थे कि मानव जाति क्या है, एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई है। वे ये भी जानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। तो ऐसे बातें करने वाले कौन थे? डीएच लॉरेंस। अब प्रश्न पर आएंगे वापिस कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरेया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। देखो जब उनसे उनकी मृत्यु के बाद, डीएच लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस जो थी उनसे जब कहा गया कि डीएच लॉरेंस के बारे में कुछ लिखे हैं, तो हालांकि वो जानती तो बहुत खुश थी, लेकिन उन्होंने फिर भी ये कहा कि मेरे से ज्यादा, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, उन्होंने लिखने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे से ज्यादा मेरे छत पर बैठने वाली गोरिया पक्षी उन लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, क्योंकि वो अधिकांश समय जो था उन पक्षियों, उन प्रकृति संबंधी चीजों, पशुओं में, पेड़ पौधों में व्यतीत किया करते थे। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बात कही। नेक्स्ट चलेंगे। आज से स्पष्ट करना है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। देखो इसमें प्रश्न संख्या 4 का स्टार्ट कर रहे हैं अपन। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए, आज से स्पष्ट करना है। इसमें आंसर यानी उत्तर ले लेंगे अपन। वे लॉरेंस की तरह, कौन? सालिम अली जो थे, वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी, नैसर्गिक का मतलब मैंने बता दिया प्राकृतिक अपने आप में होने वाला, या इसको हम सहज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सब नैसर्गिक है। तो सहज, स्वाभाविक, ये सब एक ही चीज के पर्यायवाची हैं। तो वे लॉरेंस की तरह, यानी सालिम अली जो थे वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी, जो सहज जिंदगी है, जो प्राकृतिक जिंदगी है, उसके प्रतिरूप यानी मॉडल बन गए। प्रतिरूप का मतलब होता है जो किसी चीज का आइकॉन, जिसे मॉडल कहते हैं। तो क्या बन गए? मॉडल, एक प्रतिरूप बन गए सामने। उनको देखकर लोग जानते थे कि ये प्रकृति से संबंध रखने वाले हैं, प्रकृति से जुड़ाव रखने वाले, प्रकृति इनका जीवन है। ये कौन है? सालिम अली। इसलिए ऐसा कहा गया है। ख देखें, कोई अपने जिस्म की हरारत यानी कि गर्मी, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वे पक्षी अपने सपनों का गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? देखो हमें देखेंगे, आज से स्पष्ट करना है कि कोई अपने जिस्म की हरारत यानी जिस्म की गर्मी जिसको कहते हैं, या उष्णता जिसको कहते हैं, कि जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन, दिल में चलने वाला जो स्पंदन है, उनको देकर भी उसे लौटाना चाहे। किसको? सालिम अली को। वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? लेकिन वे पक्षी दोबारा अपने सपनों का गीत कैसे गा सकेगा? क्यों? क्योंकि सालिम अली हमें छोड़कर चले गए हैं, हमारे बीच नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। आज से स्पष्ट करना है इसका। देखो सालिम अली प्रकृति की दुनिया के एक टापू तो इसे कहते हैं जो दुनिया जैसे चारों तरफ जिसके पानी हो और बीच में कुछ पहाड़ी सा या पठार सा हो जो ऊंचा रह जाए, जिसके आसपास पानी हो, कहलाता है टापू। समझ गए आप लोग? अब टापू बीच में अकेला, चारों तरफ उसके पानी है, तो बीच में अकेला रह गया।
तो वो मिश्रण नहीं कर पाता है सब चीजों का, है ना। लेकिन सालिम अली तो कैसे थे, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू नहीं थे, यानी दुनिया से अलग नहीं थे। वे तो क्या थे, अथाह सागर, अथाह यानी जिसकी था नहीं हो, था कहते हैं सीमा को, यानी कि जिसकी सीमा नहीं हो, ऐसे टापू बनकर, ऐसे सागर बनकर क्या हुए थे, उभरे थे यानी हमारे सामने आए थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और प्रकृति, पर्यावरण, पशु पक्षी, विशेषकर पक्षी प्रेमी थे, तो इन सबको अपने के अंदर अपने हृदयगम कर लेते थे, यानी अथाह सागर के समान थे, सबको अपने में समाकर, सबको अपने जैसा, जैसे सागर में सारी नदियां आकर मिल जाती है, सबको अपने में मिला लेती है, वैसे वे भी क्या थे, अथाह सागर के समान थे। नेक्स्ट चलेंगे, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। यानी ये जाबिर हुसैन जो पाठ आया है अपने सांवले सपनों की याद, इस पाठ के आधार पर लेखक ने भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताई। तो पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं या निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, सहज भाषा का प्रयोग। देखो इसमें बिल्कुल सहज और साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर 2, लाक्षणिक शब्दावली, कि इसमें लाक्षणिक शब्दावली जो है उसका प्रयोग किया गया है। नंबर 3, हिंदी के तत्सम, तद्भव और जो विदेशी शब्द हैं उनका उर्दू के, जैसे उर्दू फारसी के शब्द जैसे हरारत, है ना, इस प्रकार के जो शब्द लिए हैं वो शब्द कहां से, उर्दू फारसी विदेशी शब्द है, तो उनका प्रयोग किया गया है। और नंबर 4, लेखक जो है प्रभावपूर्ण तरीके से क्या कर रहा है, इस पाठ का प्रभावपूर्ण तरीके से वर्णन करते हुए किसका चरित्र चित्रण कर रहा है, सालिम अली का चरित्र चित्रण किया है। हमारा ध्यान भी प्रकृति की तरफ खींचते हुए, पक्षियों का जीवन के बारे में बताते हुए सालिम अली का चरित्र चित्रण इन्होंने किया है। चलो, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब उनका व्यक्तित्व कैसा था इसको अपने शब्दों में लिखना है, ये भी आपको इसी में मिल जाएगा, व्यक्तित्व का शब्द चित्र तो अपन को इसी में से मिल जाएगा। देखो मैं बता दूं आपको कहाँ आया था अपने इनके व्यक्तित्व का चित्र। देखो सालिम अली के बारे में उन्होंने बताया था, पेज संख्या 44 पर दूसरे गद्यांश के अंदर आ जाएंगे, पेज संख्या 44 पर दूसरा जो गद्यांश दे रखा है उसमें आ जाएंगे। उसमें इन्होंने बताया था लेखक जाबिर हुसैन ने कि सालिम अली जो थे उनका पूरा जीवन किसमें लगा था, पक्षियों की खोज और उनके कार्यों में ही उनका जीवन व्यतीत हुआ था। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सालिम अली जो है बहुत इतनी उम्र तक पहुंच जाने के बाद भी, और इतनी उम्र के हो जाने के बाद भी, इतने कमजोर शरीर वाले के बाद भी उनकी आंखों पर चढ़ी हुई दूरबीन जो है वो दूरबीन कब उतरी होगी, उनकी मौत के बाद ही उतरी होगी, यानी उनकी मौत के बाद जब उतरी होगी। कहने का तात्पर्य कि वो हमेशा किसमें लगे रहते थे, पक्षियों की खोज में लगे रहते थे। दूसरी बात, प्रकृति चिंतन करने वाले थे, प्रकृति के बारे में चिंता रखने वाले थे, और प्रकृति की चिंता से अवगत कराने हेतु ही वो किससे जा मिले थे, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से प्रकृति संबंधी खतरों के बारे में अवगत कराने के लिए वो जाकर उनसे मिले थे। तो उनका व्यक्तित्व में ये बात भी अपन लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। अब देखो शीर्षक की सार्थकता, शीर्षक कहते हैं नाम को, शीर्षक किसे कहते हैं, नाम को। हमारे पाठ का नाम है यहाँ पर, क्या नाम है, सांवले सपनों की याद। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद, और लिखने वाले हैं जाबिर हुसैन, जाबिर हुसैन, ठीक है। ये जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। कौन सा चैप्टर, सांवले सपनों की याद। अब जब सांवले सपनों की याद, ये कह रहे हैं सांवले सपनों की याद, जो शीर्षक यानी कि नाम दिया गया है इस पाठ को, उसकी सार्थकता, यानी क्या वो बिल्कुल सार्थक ही है इस पूरे पाठ के लिए, बिल्कुल भाई ये
सांवले सपनों की याद, सांवला कहते हैं कल का काला रंग जिसको, वो सांवला। अब यहाँ पर सांवले शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है बहुत ही सुंदर सपने जो रहे उनके बारे में, सांवले सपने। तो सांवले यानी जो सांवला हो, सुंदरता लिए हुए हो, उन सपनों की याद में। सपने किसके थे? उन सबों, क्योंकि वो अब वास्तविक हमारे बीच में नहीं रहे। कौन? सालिम अली। और हम उनके सपने, उनके बारे में मानो सपना सा देख रहे हैं, क्योंकि वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। तो इसलिए इस पाठ का अध्याय रखा है, इस अध्याय का शीर्षक रखा है सांवले सपनों की याद में। अर्थात वो सांवले सपनों की याद जो है, वो सांवले सपने किसके लिए हैं? वो सांवले सपने हैं सालिम अली जो पक्षी वैज्ञानिक हैं, उन सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक के लिए ये जो है सांवले सपनों की याद नाम जो है शीर्षक दिया गया है। और ये शीर्षक पूर्ण रूप से क्या है? सार्थक है भाई, ये पूर्ण रूप से सार्थक है, क्योंकि इसमें उनकी जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये आपका अध्याय जो है कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। गृह कार्य करके मुझे होमवर्क के ग्रुप में भेज देंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुभ दिन, धन्यवाद।